नमस्कार फ्रेंड्स, ना स्वीकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने जो है अपने 4 हाउसेस तक की जर्नी पूरी कर ली है और मैंने भी पूरी कोशिश करी है अपनी ओर से कि मैं आपको डिटेल्ड नॉलेज शेयर कर सकूं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो 15-20 मिनट के वीडियो में आपको सब कुछ बता सके। कुछ ना कुछ चीज़ें जो है स्किप हो ही जाती हैं। तो इससे पहले कि हम अगले भाव को समझें, आज ऐसा करते हैं कि इन चारों भावों को समराइज करते हैं और कुछ नया इन भावों से रिलेटेड एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं लगन से। हमारी कुंडली का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है लगन। हमारे लगन का लॉर्ड कौन है और लगन लॉर्ड की प्लेसमेंट किस हाउस में है। बिकॉज जिस हाउस में हमारे लगन लॉर्ड की प्लेसमेंट है वो हाउस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमारी लाइफ का बहुत ही बड़ा कंसर्निंग एरियाज उसी हाउस से रिलेटेड होते हैं। या मैं कहूँ कि उस हाउस से रिलेटेड हमारा कुछ कार्मिक मतलब कर्मा बचा हुआ है, तभी हमारी सोल अर्थ में आई हुई है। आखिरकार लगन है क्या? जब सोल जो है वो बॉडी के अंदर एंटर कर रही होती है या जब हमारा जन्म हो रहा होता है तो उस टाइम ईस्टर्न हॉरिजन में जो राशि राइज कर रही होती है वो ही हमारा लगन बन जाता है। और ये लगन जो है हमारी लाइफ की थीम डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ मतलब कि क्या शेप अप लेगी हमारी लाइफ। जो लगन है वो एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है कि मतलब फ्रेम वर्क हो चुका है और जो बाकी हाउसेस हैं वो उसके अंदर कलर फिल करने का काम करेंगे और बाकी हाउसेस डिसाइड करेंगे कि वो पेंटिंग कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी बुरी बनेगी, वो बाकी हाउसेस डिसाइड करेंगे। बस लगन ने एक फ्रेम बना दी है। आप लोग नोटिस करिएगा कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी और उनका लगन जो होता है वो मैच नहीं करता है। तो उस टाइम हमें समझ आना चाहिए कि उनका टाइम में गड़बड़ है, मतलब उनका टाइम करेक्ट नहीं है। बिकॉज जो हमारा लगन है वो हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बता देता है और हमारी लाइफ का फोकस कहाँ है, हमारी लाइफ में क्या कंसर्निंग एरियाज हैं, वो सब हमारा लगन बताता है। तो हमें उस टाइम पे इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि उस आदमी की पर्सनैलिटी और लगन का मैच है या नहीं। सबसे पहले तो ये चेक करना चाहिए। लगन जो है वो 4 टाइप के हैं। एक है जो हमारा D1 का लगन है। दूसरा लगन हो गया जिसमें हम मून को लगन बना के चार्ट बनाते हैं। तीसरा हो गया हम जिसमें सन को लगन बना के चार्ट बनाते हैं। और चौथा लगन हो गया जिसमें हम जो हमारी दशा रनिंग हो रही होती है उस दशानाथ को लगन लॉर्ड बना के चार्ट का एनालिसिस करते हैं। तो जब भी हम प्रिडिक्शन देते हैं तो हमें इन चारों ही लगनों को कंसिडर करना चाहिए और हमें क्रॉस चेक करना चाहिए। मतलब अगर किसी को कोई इश्यूज हैं या कोई प्रिडिक्शन देनी है तो हमें इन चारों चीज़ों को लगन बना के ज़रूर चेक करना चाहिए। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स यही सब करते हैं। और अभी मैंने एक रिसेंटली कुछ पढ़ा था कि आपको अपनी कुंडली में ये चेक करना चाहिए कि आपकी कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा है सन और मून में से, और जो आपका D1 का लगन है। जो आपका प्लैनेट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वही उसी को आपको अपना लगन लॉर्ड बना के अपने चार्ट का एनालिसिस करना चाहिए। आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मिलेंगी। बिकॉज इस पे ना बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है और यही पाया गया है कि जो आपकी कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है वही आपकी लाइफ को ड्राइव करता है। तो जब भी चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हमारी कुंडली का जो पहला भाव है वो हमारे जन्म से लेके 12 साल की उम्र तक एक्टिवेटेड रहता है। तो आप देखिएगा अगर आपका लगन स्ट्रांग नहीं है या लगन लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो आपका बचपन बहुत ही हार्डशिप में जाएगा। और जिन भी बच्चों की माएँ नहीं होती हैं या बचपन में जिन लोगों को बहुत तकलीफ होती है या बीमार होते हैं तो ज़रूर उनका लगन लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती है या लगन लॉर्ड पे बहुत ही मैलेफिक प्रभाव होता है।
क्योंकि 12 साल की उम्र तक आपका मेन जो एक्टिवेशन है वो फर्स्ट हाउस की ही रहती है। और ऐसे बच्चे जिनके लगन लॉर्ड के ऊपर मेलेफिक प्रभाव है, और लगन लॉर्ड जो है अपने आप भी मेलेफिक के प्रभाव में है, और आपका कैंसर साइन भी जो है खराब हालत में है, तो ऐसे बच्चों को अडॉप्शन के लिए दे दिया जाता है। या तो कई बार अडॉप्शन कई टाइप की हो सकती है कि किसी ने अपनी दूसरी बहन को बच्चा दे दिया, मतलब फैमिलियों में भी एक दूसरे को दे दिए जाते थे पहले टाइम पे बच्चे। ये एग्जाम्पल जो है आप दो लोगों के मतलब चार्ट में आप ये सब देख सकते हो। एक स्टीव जॉब जो थे उनके चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन है, और एक राजेश खन्ना जो है उनके भी चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है कि उनका लगन लॉर्ड और लगन जो है मेलेफिक के प्रभाव में था। राजेश खन्ना जो जो थे उनको उनकी मदर ने, जब वो पार्टीशन करके पाकिस्तान से आए थे, और तो मदर ने उनकी मामा जी को मतलब अडॉप्शन के लिए दे दिया था, और स्टीव जॉब को भी उनके फादर ने जो है अडॉप्शन के लिए दिया था। तो ये आप चेक करिएगा तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। अब हम बात करेंगे सेकंड भाव के बारे में। जैसे कि हमें बताया कि सेकंड भाव हमारे फैमिली का एनवायरनमेंट बताता है, और हमारे संस्कार, जब जब हम बचपन में बड़े हो रहे होते हैं तो जो सब चीज़ें हम सीखते हैं, क्या हमारे रिचुअल्स हैं, वो सब हम अपने परिवार से सीखते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये भाव जो है हमारा वो 13 से लेके 24 की एज तक एक्टिवेटेड रहता है। मतलब हमारे 13 साल से लेके 24 साल की एज तक के जितने भी रिजल्ट मिलेंगे वो इस भाव से रिलेटेड हमें रिजल्ट मिलेंगे। और आप देखिए ये हमारा वो टाइम है, बहुत ही प्राइम टाइम है, जिसमें हमारी सारी टीनेज, प्री टीन का टाइम चला गया, टीन एज का टाइम चला गया, या ऐसा टाइम जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चों के बिगड़ने के, तो वो सेकंड भाव है। और ये भाव एक ऐसा भाव है जो हमारी लाइफ को, मतलब लाइफ में बहुत ही टर्निंग पॉइंट की तरह काम कर सकता है। अगर ये हमारा भाव खराब स्थिति में है तो हमारी लाइफ स्पॉइल भी हो सकती है, बिकॉज ये हाउस जो है हमारी लीनेज को दिखाता है, और ये एक ऐसा भाव है जो प्योरली कार्मिक भाव है। बिकॉज आप, और इस भाव से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स होते हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आपका किसी परिवार में जन्म हुआ है तो आप अपने अपने आप तो चूज नहीं कर सकते हो परिवार। किसी भी बच्चे का जन्म जब किसी परिवार में होता है तो वो तो उसका पिछले जन्मों के कर्मों का ये है कि किस परिवार में उसका जन्म हो गया। अगर कोई अंबानी के घर में पैदा हो रहा है या कोई स्लम एरिया में पैदा हो रहा है तो वो उसका कर्मा है, वो उसके हाथ में है ही नहीं कि उसका कहाँ जन्म होगा। तो इस हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी भी हाल में मुझे तो नहीं लगता ये इस हाउस से रिलेटेड जो है रिजल्ट चेंज होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हाउस जो है समटाइम्स अगर मेलेफिक का प्रभाव हो तो ये एडिक्शन को भी दिखाता है। जैसे हमारे संजय दत्त जी हैं सेलिब्रिटी, तो उनके सेकंड हाउस में आई थिंक सैटर्न है, और जब उनकी राहु की दशा चल रही थी तो 20 साल की उम्र में या इससे भी पहले हो सकता है, उन्होंने एडिक्शन, वो ड्रग एडिक्ट हो गए थे। तो देखिए उनको जो रिजल्ट्स मिले हैं वो सेकंड हाउस से रिलेटेड ही मिले हैं, जबकि उनका जन्म जो है वो इतने बड़े घर में हुआ था, क्योंकि सैटर्न है तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो ड्रग्स के इसमें पड़ गए। तो हमें जो रिजल्ट मिलेंगे 24 की एज तक वो इसी हाउस से रिलेटेड मिलेंगे। जब भी आप लोगों के पास कोई एडिक्शन से रिलेटेड कोई केस आता है तो हमें सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे सेकंड हाउस को ही कंसिडर करना चाहिए। बिकॉज अगर सेकंड हाउस में जरा सा भी बेनिफिक प्रभाव होगा तो ऐसे पर्सन को कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल जाएगी या उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी। सेकेंड हाउस से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ फ्री विल है ही नहीं, वो हमारा कार्मिक हाउस है। सिर्फ अगर फ्री विल की बात करी जाए तो सेकेंड हाउस में फूड हैबिट्स को लेके फ्री विल है कि आपको क्या खाना है और क्या पीना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो जिन भी लोगों को फूड से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उनको अपने सेकंड हाउस पे ध्यान देना चाहिए। बिकॉज हमारा सेकंड हाउस, हमारा स्टमक एंड डाइजेस्टिव हाउसेस जो हैं वो वेल कनेक्टेड हैं। सेकंड हाउस हमारी पब्लिक इमेज को भी बताता है कि हमें पब्लिक से क्या फ़ायदा होने वाला है, या मून का कहीं रिलेशनशिप बन जाता है सेकंड हाउस के साथ, तो पब्लिक हमारे बारे में किस तरह के विचार रखती है, या हमारा कितना नाम होगा, ये भी हमें सेकंड हाउस से पता चलता है। अगर आपके सेकंड हाउस में कोई मेलिफिक प्लैनेट प्लेस्ड है और उसकी दशा आ जाती है, तो आप देखिएगा उस टाइम पे आपकी पब्लिक इमेज खराब हो जाती है। बिकॉज ये पब्लिक इमेज, मतलब पब्लिक में जो हमारा रेपुटेशन है उसको खराब करने का भी भाव है। अब हम बात करेंगे थर्ड हाउस के बारे में। हमारी कुंडली का थर्ड हाउस जो है उसमें फ्री विल है। फ्री विल से मेरे कहने का मतलब ये है कि इस हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हम उनको कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारी हॉबीज़ को दिखाता है, तो मुझे क्या हॉबी फॉलो करनी है ये मेरे हाथ में है, या मुझे कौन सा म्यूज़िक सुनना है उसको भी मैं चेंज कर सकती हूँ, या मुझे कैसे बात करनी है, या कैसे फ्रेंड सर्कल में रहना है, वो सब मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस हाउस से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं हम कुछ हद तक ठीक कर मतलब चेंज कर सकते हैं। थर्ड हाउस एनर्जी एक्सचेंज को, रिलीज को दिखाता है। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, या हम अपनी किसी पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, हॉबीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, पेंटिंग, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं, या एक्टिंग कर रहे होते हैं किसी भी तरीके से, या इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं लिख के बोल के, तो हमारी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। आप नोटिस करिए कि कई बार हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं और उसके जाने के बाद हमें बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है, या बहुत ही एनर्जी का ड्रेन फील होता है, बिकॉज हमने एनर्जी या तो ली होती है या तो हमने एनर्जी दी होती है। तो 100% यह हाउस जो है एनर्जी रिलीज को या एनर्जी एक्सचेंज को दिखाता है। जो मेन पार्ट है बॉडी का, वो हाथ और मुंह जो है एनर्जी एक्सचेंज का कारण बनते हैं। बिकॉज जैसे हम किसी को टच करते हैं तो हम एनर्जी दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं। तो जो हमारे पूर्वज थे उस टाइम पे जब हम किसी को विश करते थे तो हम नमस्ते करते थे, और आजकल के टाइम में हम हैंडशेक करते हैं। तो हमारे पूर्वज ज़्यादा समझदार थे, क्योंकि उनको पता था कि सामने वाले व्यक्ति से जिसको हम विश कर रहे हैं, जिसके हाथ हैंडशेक कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है वो किस टाइप का पर्सन है, अननोन पर्सन है वो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं उनको हैंडशेक ना करें, उनको नमस्ते से ही काम चला लें। जो एनर्जी एक्सचेंज का एक बहुत बढ़िया मतलब लाइव एग्जांपल है माँ अमृतमयी जो हैं, जो एक स्पिरिचुअल गुरु हैं साउथ इंडियन से। आपने देखा होगा वो जब भी किसी व्यक्ति के सर पे हाथ रखती हैं तो बहुत ही मतलब हील्ड फील करता है पर्सन, और मतलब उनकी इमोशनल ब्लॉकेज क्लियर होती है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा होता है, वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर कर रही होती है पर्सन को। उनका मेरे पास चार्ट नहीं मिला मुझे, पर अदरवाइज मैं ज़रूर हम लोग डिस्कस करते हैं। बिकॉज उनका थर्ड हाउस का कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा मतलब कहीं अच्छी प्लेसमेंट होगी थर्ड हाउस के लॉर्ड की, तभी उनको ये हीलिंग पावर मिली हुई है। हमारी कुंडली का थर्ड हाउस जो है वो 25 से लेके 36 की एज तक एक्टिवेटेड रहता है। मतलब 25 से लेके 36 की एज तक हमें थर्ड हाउस से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए कितना ब्यूटीफुली मतलब हमारी कुंडली को डिज़ाइन किया गया है कि जब इंसान को 25 से 36 की एज एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें ऑलमोस्ट हम स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो उस टाइम हमें बहुत रिस्क लेने पड़ते हैं। तो थर्ड हाउस रिस्क को दिखाता है और करेज को भी दिखाता है, और आदमी की डिज़ायर के पैदा होने का भी पहला हाउस थर्ड हाउस ही है। तो मतलब हमारी डिज़ायर छोटी बड़ी सब यहीं से पैदा होती है। हमें किससे शादी करनी है, मुझे कैसा घर लेना है, गाड़ी लेनी है, और हमारे एफर्ट्स को दिखाता है। तो ये जो 25 से 36 की जो एज है वो उसमें सारे के सारे रिजल्ट हमें थर्ड हाउस के मिलते हैं। बिकॉज अगर किसी आदमी में करेज होगी, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होगी, और जो मेहनत करने में विश्वास रखता होगा, उसकी लाइफ तो स्टेबल बन जाएगी। और उससे अगला भाव जो है हमारा वो फोर्थ हाउस है,
जो हमारे कंफर्ट को दिखाता है। मतलब हमने 25 से अगर 36 की एज तक मेहनत कर ली और रिस्क ले लिए, तो हम अपनी सारी डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं और हम कंफर्ट भाव की तरफ की जो अपनी जर्नी है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से चार्ट को डिज़ाइन किया है। अब हम बात करेंगे फोर्थ हाउस के बारे में। जो हमारी कुंडली का फोर्थ भाव है वो हमारी इनर हैप्पीनेस को दिखाता है। तो जहाँ पे भी फोर्थ का लॉर्ड प्लेस्ड होता है हमें उस एरिया से रिलेटेड जरूर काम करना चाहिए, जिससे कि हमें इनर हैप्पीनेस मिले। बिकॉज हमारी इनर हैप्पीनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जब भी फोर्थ का लॉर्ड जो है उसका कनेक्शन 10th हाउस से या लगन से या सेकंड हाउस से बनता है, तो ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो जनता के लिए समर्पित होता है। बिकॉज फोर्थ हाउस मासिस का है और जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं उनकी कुंडलियों में इस तरह का कॉम्बिनेशन देखा गया है। इंदिरा गांधी जी का फोर्थ का लॉर्ड लगन में है और महात्मा गांधी जी का फोर्थ का लॉर्ड सेकंड हाउस में है। जब भी किसी पर्सन की एज 37 से 48 के बीच में होती है तो उसका मेन जो एक्टिवेशन होती है हाउस की वो फोर्थ हाउस होता है। तो जब भी आपके पास कोई चार्ट आता है इस तरह का इस एज ग्रुप का, तो आपको सबसे पहले फोर्थ हाउस पे ध्यान देना है। अगर वहाँ पे कोई मैलिफिक है तो उसकी लाइफ का वैसे चल रही होगी, लेकिन अगर वो बहुत अच्छी हालत में है तो उसकी लाइफ वैसी चल रही होगी। बिकॉज आपने देखा कि 37 से 48 की एज में एक पर्सन मोस्टली स्टेबल लाइफ होती है उनकी, और इस एज में पर्सन चाहता है कि वो बस कंफर्टेबली अपने घर में रहे, सब सुख सुविधाएं हों। तो इन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना है जब हम एनालिसिस करते हैं चार्ट का। तो अभी हमने समराइज कर लिया है, कोशिश करिए थोड़ा और जाने हम चारों हाउसेस के बारे में। और इस सब से हमने ये भी जाना है कि मतलब ओवरऑल कंक्लूजन यही निकला है कि जो हमारे चारों हाउसेस हैं बहुत ही वेल कनेक्टेड हैं, और हमारा सेकंड और थर्ड हाउस जो है वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप अप करने में सबसे बड़ा रोल है उनका। हमारे फोर्थ हाउस के लिए को भी सपोर्ट करते हैं सेकंड और थर्ड हाउस, एंड हमारी पर्सनैलिटी को भी। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट भाव इन चारों में है वो फोर्थ हाउस है। बिकॉज अगर आपका लगन में कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकली आप उतने अच्छे नहीं हो, तब भी चल जाएगा। सेकंड हाउस अगर आप अमीर नहीं है या आपको संस्कार उतने अच्छे नहीं मिले तब भी चल जाएगा, या थर्ड हाउस में भी कुछ प्रॉब्लम है तब भी चल जाएगा। लेकिन आपका फोर्थ हाउस जो है उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, आप कितने ही अमीर हो या गरीब हो, लेकिन आपको हैप्पीनेस नहीं है, तो ऐसी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो हमें अपने फोर्थ हाउस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आई एम होपफुल कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।